स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म रेजांगला एजुकेशन पर। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने किया था फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के बारे में कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है ना, और वो कैसे होता है, क्या उसका मैकेनिज्म है, ये हमने किया था। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम करने वाले हैं जो मैकेनिज्म के अंदर हमने दो रिएक्शंस की थी बेटा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। कौन सी बेटा? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, है ना। तो उन दोनों रिएक्शंस के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम करने वाले हैं। ठीक है भाई, जिस भी बच्चे ने बेटा पहले के जो लेक्चर्स नहीं देखे हैं पहले उन्हें देखिए, ठीक है, फिर आपको ये जो वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्या आएगी, समझ में आएगी। ठीक है भाई, शुरू करिए बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा जो आज का जो हम बात करें फर्स्ट टॉपिक, तो उसके अंदर हम शुरू करने वाले हैं किससे? हम डिफरेंस से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, किसके डिफरेंस से? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पे बेटा हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? लाइट रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? लाइट रिएक्शन के बारे में। यानी लाइट रिएक्शन के दौरान क्या क्या इवेंट्स होती हैं वो सब हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। और यहां पे हम डार्क रिएक्शन के अंदर, ठीक है, कौन कौन सी इवेंट्स होने वाली हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो समझिए भाई, देखिए भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें लाइट की, ठीक है, किसकी बात करें बेटा? लाइट की। ठीक है, तो यहां पे जो लाइट होता है बेटा, हम बात करें किसकी? लाइट की। तो लाइट जो होता है किसके लिए? लाइट रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। तो लाइट जो होता है लाइट रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहां पे लाइट रिक्वायर्ड रहेगी। लाइट is required to carry out reactions, to carry out reactions। जितनी भी रिएक्शंस होंगी लाइट रिएक्शन के दौरान, उन सभी को कैरी आउट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? लाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी बेटा। क्लियर है? वही हम बात करें डार्क रिएक्शन की, तो ये जो डार्क रिएक्शन है ना बेटा, ये कैसी होती है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। तो यहां पे किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी? लाइट की। ठीक है, तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये कैसी है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, यहां पे जो रिएक्शन होंगी वो लाइट से इंडिपेंडेंट होंगी, यानी उनको होने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है भाई, सेकंड हम बात करते हैं बेटा दूसरा जो फैक्टर है, ठीक है, जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो सेकंड हम बात करेंगे अकरेंस की, कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहां होती है, ठीक है, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहां होती है। ठीक, तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहां पे होती है? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लाइट रिएक्शन कहां होगी? थैलाकॉइड के अंदर होगी। कहां पे होगी? थैलाकॉइड रीजन के अंदर होगी। ठीक है भाई, तो लाइट रिएक्शन अकर इन थैलाकॉइड रीजन। कहां होगी? थैलाकॉइड रीजन के अंदर होगी। क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेली है उसके कौन से रीजन के अंदर? थैलाकॉइड रीजन के अंदर। अब ये थैलाकॉइड क्या है? हमने बताया था क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेली है ना, उसके अंदर जो थैलाकॉइड है वो फ्लैट एंड डिस्क शेप की स्ट्रक्चर होती है, जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट एनर्जी को क्या करता है? ट्रैप करता है। ठीक भाई, तो यहां पे हमने देखा कि लाइट रिएक्शन कहां हो रही है? थैलाकॉइड रीजन के अंदर हो रही है। ठीक है, तो जो डार्क रिएक्शन है उसकी अकरेंस साइट क्या होगी? तो जो डार्क रिएक्शन होगी वो जो स्ट्रोमा रीजन होता है ना वहां पे होगी। कहां होगी? स्ट्रोमा रीजन ऑफ थैलाकॉइड। थैलाकॉइड का जो स्ट्रोमा रीजन होता है वहां पे क्या होगी? डार्क रिएक्शन होगी। अब डार्क रिएक्शन वहां क्यों होगी? क्योंकि डार्क रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो सारे के सारे स्ट्रोमा रीजन के अंदर, यानी क्लोरोप्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक बेटा, यहां तक समझ में आया? क्लियर है सभी को?
थर्ड जो डिफरेंस हम बात करें, ठीक है, किसके दौरान, इसके दौरान किस चीज का कन्वर्जन होता है, किस चीज का कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसके अंदर क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है हमारी, कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी, है ना, या मैं कहूं रेडिएंट एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, केमिकल एनर्जी के अंदर। तो लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है, रेडिएंट एनर्जी जो होती है हमारी, या मैं कहूं लाइट एनर्जी जो होती है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर। किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। अब ये जो केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है लाइट रिएक्शन के दौरान, वो यूज की जाएगी डार्क रिएक्शन के अंदर। तो यहां पे क्या होगा, केमिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, ठीक है, ये यहां पे क्या होगी, यूटिलाइज होगी, ये यहां पे क्या हो जाएगी बेटा, यूटिलाइज हो जाएगी। केमिकल एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, जो डार्क रिएक्शन के अंदर, जो लाइट रिएक्शन के अंदर केमिकल एनर्जी बनी थी, वो यहां पे क्या होती है, यूटिलाइज होती है। ठीक है बेटा, इतनी बात आई समझ में। नेक्स्ट बेटा अगर डिफरेंस की बात करें बेटा, वो है क्लोरोफिल पिगमेंट की। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है, ठीक है, तो आप बताइए क्लोरोफिल पिगमेंट यहां पे रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा। क्लोरोफिल पिगमेंट यहां पे एसेंशियल होगा। लाइट रिएक्शन कब होगी, जब सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी, जब क्लोरोफिल पिगमेंट उसे एब्जॉर्ब करेगा। अब क्लोरोफिल पिगमेंट उसे एब्जॉर्ब करेगा, तो यहां पे लाइट रिएक्शन को होने के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट क्या है, एसेंशियल है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, इट इज एसेंशियल फॉर लाइट रिएक्शन, यानी लाइट रिएक्शंस हो उन सभी के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट है वो होना जरूरी है लाइट रिएक्शन के लिए। डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो डार्क रिएक्शन होने के लिए लाइट का होना जरूरी नहीं है ना, तो क्लोरोफिल पिगमेंट हो या ना हो तो वो भी कोई जरूरी नहीं है, यानी यहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, नॉट एसेंशियल। हां, यहां पे किसकी रिक्वायरमेंट है, हम बात करें यहां पे केमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो कहां बनी है, लाइट रिएक्शन के अंदर। ठीक बेटा, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं किसकी, यहां पे प्रोडक्ट्स की। ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो बनेंगे लाइट रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन के दौरान कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, एक तो बनेगा बेटा हमारा एटीपी और एक बनेगा NADPH। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन के दौरान किसकी फॉर्मेशन होती है, एटीपी की, एंड सेकंड किसकी होती है, NADPH की। किसकी होती है, NADPH। कल हमने आपको बताया था एटीपी और NADPH को दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी पावर। क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी पावर। ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं किसके, लाइट रिएक्शन के। यही क्या है, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आ रही बात समझ में। तो ये जो एटीपी और NADPH हैं, इनका यूटिलाइजेशन होगा किसके अंदर, यूटिलाइजेशन होगा डार्क रिएक्शन के अंदर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन हम करते हैं उसके लिए हमें NADPH रिक्वायर होता है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमें एटीपी से मिलती है। ठीक है भाई, तो यहां पे एटीपी और NADPH क्या होते हैं बेटा, यूटिलाइज होते हैं। क्या होते हैं, यूटिलाइज होते हैं। यहां पे इनकी फॉर्मेशन नहीं होती। तो यहां पे बेटा किसकी फॉर्मेशन होती है, यहां पे फॉर्मेशन होती है बेटा ग्लूकोज की। किसकी फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। और जो प्लांट्स के अंदर हम बात करें, ग्लूकोज जो बना है फोटोसिंथेसिस से, वो स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। बिल्कुल सही बात। तो ये स्टोर हो जाएगा बेटा किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा। प्लांट के अंदर ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है,
स्टोर होता है, सॉरी, ठीक है। तो ग्लूकोज एनिमल्स के अंदर किस फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। तो इसका आंसर मैं आपसे हमारे जो कमेंट बॉक्स में उसमें चाहूंगा, ठीक है भाई, तो जरूर आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट भाई हम बात करें इसके दौरान, ठीक है, ऑक्सीजन जो गैस है वो कौन सी के दौरान क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। ऑक्सीजन जो है किसके दौरान रिलीज होगी, ठीक। तो यहां पे हम देखते हैं जो ऑक्सीजन है एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या होती है, रिलीज होती है। जब वाटर का फोटोलिसिस होता है, क्या होता है, वाटर का फोटोलिसिस होता है, उस वक्त ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट यहां पे लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, यहां पे ऑक्सीजन क्या होती है, लिबरेट होती है। और ये जो ऑक्सीजन है कहां से रिलीज हुई है, वाटर के फोटोलिसिस से, ठीक है। यहां पे बेटा ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती, ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती, तो नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पे ऑक्सीजन इवोल्व नहीं होती, नो हम कह सकते हैं नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, यानी डार्क रिएक्शन के दौरान कोई भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। तो हमने देखा बेटा लाइट रिएक्शन और जो डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के अंदर हमने की थी, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले हमने बताया लाइट रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन के अंदर जो लाइट है वो जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले होता यही है, क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और फिर आगे की सारी रिएक्शंस होती हैं। तो यहां पे लाइट रिक्वायर्ड होती है, यहां पे लाइट रिक्वायर नहीं होती, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। बट सबसे इंपॉर्टेंटली आपको यह भी याद रखना है कि जो डार्क रिएक्शन है भले ही लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हो, ठीक है, बट इसको होने के लिए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है भाई। दूसरी बात हमने की अकरेंस की, तो थैलाकॉइड रीजन जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, वहां पे क्या होती है, लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की बात करें बेटा तो डार्क रिएक्शन कहां होगी, स्ट्रोमा रीजन ऑफ थैलाकॉइड। लाइट रिएक्शन के दौरान लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर, यह कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है लाइट रिएक्शन के अंदर। जबकि डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन के अंदर केमिकल एनर्जी है वो क्या होती है, यूटिलाइज होती है। लाइट रिएक्शन के जो हम बात करें एंड प्रोडक्ट्स हम बात करें वो एटीपी, NADPH ये सब बनते हैं। डार्क रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और किनका यूटिलाइजेशन होता है, ATP और NADPH का। लाइट रिएक्शन के दौरान जब वाटर का फोटोलिसिस होता है तो उससे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, डार्क रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन गैस इवोल्व नहीं होती है। समझ में आया बेटा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के अंदर डिफरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, तैयार करना है, याद करना है और अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब किसकी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है भाई। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले बेटा, ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे लाइट की। लाइट जो फैक्टर है वो फोटोसिंथेसिस को कैसे अफेक्ट करता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। लाइट के बाद हम बात करेंगे बेटा किसकी, हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। थर्ड बेटा फिर हम बात करेंगे किसकी, टेम्परेचर की,
ठीक है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। फोर्थ हम बात करेंगे बेटा किसकी, ठीक है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो गैस है फोटोसिंथेसिस रेट को कैसे अफेक्ट करती है। और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में कि ये फोटोसिंथेसिस को कैसे अफेक्ट करता है, इसके बारे में। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, वन बाय वन हम इन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे ये फोटोसिंथेसिस की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है भाई, शुरू करें। तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट जो हमारा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, वो है बेटा हमारा लाइट। क्या है, लाइट। अब फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर का मिक्सचर होती है, विबग्योर। अगर प्लांट के ऊपर अलग अलग कलर की लाइट को अगर हम फोल्ड करें तो वो कौन से कलर की लाइट के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। तो मेरा क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस है, जो रेट है, वो कौन से कलर के अंदर मिलेगी। मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन से कलर की लाइट के अंदर, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है हमें बेटा रेड कलर की जो लाइट होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो जो रेड कलर की जो लाइट होती है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है भाई, उसके बाद होता है ब्लू कलर की लाइट के अंदर, और सबसे कम कौन से कलर की लाइट के अंदर होता है, मिनिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन से कलर की लाइट के अंदर हमें देखने को मिलेगा, तो मिनिमम जो फोटोसिंथेसिस है वो हमें देखने को मिलता है कौन से कलर की लाइट के अंदर बेटा, वो हमें देखने को मिलता है ग्रीन कलर की लाइट के अंदर। कौन से कलर की लाइट के अंदर, ग्रीन कलर की लाइट के अंदर। तो जो ग्रीन कलर की लाइट होती है ना बेटा, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस सबसे कम होता है। रेड कलर की जो लाइट होती है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है भाई, अब आपसे यह पूछा जाए कि लाइट इंटेंसिटी है वो भी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है, बिल्कुल करती है। ठीक है, कैसे करती है वो समझिए भाई अब। ठीक है, तो देखिए बेटा, हम बात करें जब लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, जब लाइट की इंटेंसिटी क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो, तो उस वक्त जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो हमने किसकी बात की, लाइट की इंटेंसिटी की। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी की। तो लाइट की जो इंटेंसिटी है ये फोटोसिंथेसिस की रेट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है वो हम देखते हैं अब। ठीक है, अगर लाइट की इंटेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, अगर लाइट इंटेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इफ लाइट इंटेंसिटी इज वेरी हाई, अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा है तो उस वक्त क्या होगा बेटा, उससे यह होगा कि जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम। तो हमने क्या बोला, जब लाइट इंटेंसिटी हाई होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी, कम हो जाएगी। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो तो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, कई बार यही क्वेश्चंस की फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, वाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की जो रेट है, ठीक है, गेट डिक्रीज, वो कम हो जाती है, गेट डिक्रीज्ड ड्यूरिंग किस वक्त बेटा, हाई लाइट इंटेंसिटी, ड्यूरिंग हाई लाइट इंटेंसिटी। यानी जब लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है, जब बहुत ज्यादा हाई हो, जब लाइट की इंटेंसिटी क्या हो, बहुत ज्यादा हाई हो, उस वक्त
क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की जो रेट है ड्यूरिंग हाई लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो देखिए। तो इसका क्या रीजन है बेटा, तो इसका जो रीजन है सिंपल सा है। ठीक है, क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है तो उस वक्त ट्रांसपिरेशन रेट है प्लांट के अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबसे पहला रीजन है ट्रांसपिरेशन रेट। क्या बोला मैंने, ट्रांसपिरेशन रेट जो है, ठीक है, गेट डिक्रीज इन प्लांट्स, गेट डिक्रीज इन प्लांट्स, गेट डिक्रीज्ड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो प्लांट के अंदर जो ये ट्रांसपिरेशन रेट है ये कम हुई है, ये क्यों हुई है। ठीक है भाई, तो देखो बेटा, जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये होगा कि जो प्लांट है उसकी लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उनको क्या कर लेगा, क्लोज। आ रही बात समझ में। जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो उस वक्त प्लांट क्या कर लेगा, स्टोमेटा को क्लोज कर लेगा। अब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो गैसियस एक्सचेंज है वो रुक जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर नहीं कर पाएगी तो आगे की जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो नहीं होगी, तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया भाई। अब हम बात करें प्लांट ने हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर स्टोमेटा क्लोज क्यों किए। देखो बेटा, जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा एवापोरेशन की रेट रहेगी। जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी रहेगी उतनी ज्यादा एवापोरेशन की रेट रहेगी। ठीक है, तो हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो हाई रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर रहेगा, है ना। तो प्लांट क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर लूज करेगा ट्रांसपिरेशन से। तो प्लांट को क्या करना है, वाटर को कंजर्व करना है। तो प्लांट जब वाटर कंजर्व करना चाहेगा तो वाटर कंजर्व करने के लिए वो क्या करेगा बेटा, अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेगा। जो स्टोमेटा ओपन थे उनको क्या कर लेगा, क्लोज कर लेगा। अब जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो वाटर लॉस कम हो जाएगा। ठीक है भाई, बट स्टोमेटा क्लोज होने से कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक है वो भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रेट है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये था फर्स्ट रीजन। सेकंड अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है उस वक्त क्या होता है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना लीफ के अंदर, वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट आपने पढ़ा था कि ये हमारा ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है गेट डीनेचर्ड, ये क्या हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, किससे खराब हो जाता है, हाई लाइट इंटेंसिटी से। जब क्लोरोफिल पिगमेंट ही नहीं रहा तो लाइट का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, सीधी सी बात है। जब लाइट ही एब्जॉर्ब नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन नहीं होगी। अब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के ऊपर कौन डिपेंड करती है, डार्क रिएक्शन, तो डार्क भी नहीं होगी तो इट मींस कोई ग्लूकोज नहीं बनेगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है सभी को। तो ये था भाई हमारा लाइट इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, अब कुछ बातें आपको बताएं, क्या प्लांट हम कहें आर्टिफिशियल लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, यस। ठीक है, प्लांट्स क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लाइट भी अगर उनको प्रोवाइड की जाए तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आर्टिफिशियल लाइट के अंदर, क्या कहा मैंने, आर्टिफिशियल लाइट के अंदर प्लांट्स क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो आर्टिफिशियल लाइट के अंदर भी प्लांट क्या कर सकते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं क्या प्लांट, ठीक है, क्या प्लांट
हम कहें मूनलाइट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, क्या प्लांट मूनलाइट के अंदर क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मूनलाइट के अंदर की अगर हम बात करें, ठीक है भाई, तो क्या होगा मूनलाइट की जब हम बात करते हैं तो जो हायर प्लांट्स होते हैं जिनको हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए, ठीक है, वो मूनलाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ठीक है, मूनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है ना बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, उस लाइट इंटेंसिटी कम होने की वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने क्या कहा, जो हायर प्लांट्स हैं, ठीक है, हायर प्लांट्स कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस किसके अंदर? इन मूनलाइट। किसके अंदर बेटा? मूनलाइट के अंदर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं क्या कोई ऐसा प्लांट भी है जो फोटोसिंथेसिस कर पाए? किसके अंदर? मूनलाइट के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल है। कुछ जो एल्गाज होती है ना बेटा, कुछ एल्गाज ऐसी हैं जो क्या कर सकती हैं? मूनलाइट के अंदर भी क्या कर सकती हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। कुछ एल्गा कौन सी? जो हम बात करें मैराइन फॉर्म जो एल्गा है, ठीक है, सम मैराइन एल्गा, जो मैराइन वाटर के अंदर पाई जाने वाली जो एल्गाज हैं, ठीक है, ये क्या कर सकती हैं? ये मूनलाइट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। दे विल शो फोटोसिंथेसिस इन मूनलाइट। कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं किसके अंदर? मूनलाइट के अंदर। यानी ये मूनलाइट के अंदर भी, यानी इनको बहुत ही कम लाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से ये मूनलाइट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस कर पाती हैं बेटा। ठीक है भाई, तो फर्स्ट जो फैक्टर है आपको लाइट जो फोटोसिंथेसिस को किस तरह से अफेक्ट करता है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा यहां तक। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं बेटा, हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करता है, वो कौन सा है बेटा? वो है बेटा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये एक रॉ मटेरियल है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए रॉ मटेरियल। किसकी तरह यूज होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर? रॉ मटेरियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। किसको बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। हम बार बार पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज को बनाने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल को प्लांट कहां से ऑब्टेन करते हैं बेटा? बिल्कुल सही, हम बात करें जो लैंड प्लांट्स है बेटा, कौन से? जो लैंड के ऊपर जो प्लांट है, टेरेस्ट्रियल जो प्लांट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से गेन करते हैं, कहां से एक्वायर करते हैं? एटमॉस्फेयर से। कहां से लेते हैं बेटा? एटमॉस्फेयर से। लैंड प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम, कहां से लेंगे? एटमॉस्फेयर से। कहां से लेंगे बेटा? एटमॉस्फेयर से। वहीं हम बात करें एक्वेटिक प्लांट की। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट कौन से होंगे? जो पानी के अंदर पाए जाएंगे, है ना। वो कहां से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड? जो पानी के अंदर डिसोल्व फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो उसका यूज करेंगे। तो ये किसका यूज करेंगे बेटा? डिसोल्व कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन वाटर, इसका ये यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब ये फोटोसिंथेसिस की रेट कैसे डिफाइन करता है? ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम 0.5%, ठीक है, कहां से भाई? इंक्रीजेस फ्रॉम
या हम कहें इंक्रीजेज अप टू 0.5%। ठीक है, 0.5% तक, ठीक है, कंसंट्रेशन को क्या कर दे बेटा, इंक्रीज कर दें, यानी पहले से जो है उसके अंदर 0.5% जो हम बात करें और इंक्रीज कर दें CO2 की कंसंट्रेशन को, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में, क्लियर। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम करें तो फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाएगी, बट नेचर के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा रिलीज होती रहती है। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। हम जो फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल, उनके बर्निंग से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती रहती है, इंडस्ट्रीज से लगातार प्रोड्यूस होती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, फोटोसिंथेसिस की रेट को। थर्ड बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा टेम्परेचर है वो फोटोसिंथेसिस की रेट को कैसे अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो जो टेम्परेचर है ना बेटा, फोटोसिंथेसिस के रेट को कैसे अफेक्ट करेगा, तो देखो बेटा, अगर हम ग्राफिकली अगर समझना चाहें, ठीक है, तो यहां पे जैसे हम बात करें एक्स एक्सिस पे हम लिख सकते हैं टेम्परेचर, यहां पे मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, टेम्परेचर को। ठीक है, तो यहां पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस तरीके से क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है भाई, और हम बात करें इधर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की रेट है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहां पे शो कर रहे हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है हम बात करें बेटा, ठीक है, सबसे मैक्सिमम हमें देखने को मिलेगी कहां पे, वो हमें देखने को मिलेगी 25 से लेके 30 तक, या हम कहें 35 तक। ठीक है भाई, कहां से कहां तक हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, वो हमें बेटा देखने को मिलेगी 25 से लेके कहां तक भाई, हमारा 25 से लेके आपका 25 से लेके 30 तक। एक मिनट भाई, ठीक है भाई, तो फोटोसिंथेसिस रेट है हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगी 25 से लेके 35 तक हमें मैक्सिमम, या 30 तक हमें क्या देखने को मिलती है, उसके बाद क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है भाई, यहां पे नजर आ रहा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस की जो मैक्सिमम रेट है वो हमें कहां से कहां मिलती है, तो भाई ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कहां पे भाई, ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है प्लांट्स के लिए हम बात करें तो ये होता है भाई 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक, और ये वेरी कर जाता है बेटा 10 से लेके 40 तक, यानी कुछ प्लांट्स 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक भी क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, बट नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, 25 से बिलो फोटोसिंथेसिस रेट कम होती है, और हम कहें 30 से अबाव भी फोटोसिंथेसिस रेट है बेटा वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है भाई, आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो जो टेम्परेचर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस की रेट को डिसाइड करने के लिए। अब एक आपको जो इंपॉर्टेंटली याद रखना है किसके बारे में, एल्गा के बारे में। ठीक है, किसकी हम बात करें, हॉट स्प्रिंग जो एल्गा है उनके बारे में। ठीक है, किसके बारे में भाई, हॉट स्प्रिंग एल्गा।
ये जो हॉट स्प्रिंग एल्गा होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी, 60 डिग्री से लेके 70 डिग्री सेल्सियस तक, इस टेम्परेचर पे भी ये क्या कर सकती हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। कौन बेटा, हमारी हॉट स्प्रिंग एल्गा, यानी गर्म पानी के झरनों के अंदर जो एल्गा पाई जाती है वो उस हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है बेटा हमारा, वो है भाई हमारा ऑक्सीजन। कौन सा है बेटा, ऑक्सीजन। ठीक है भाई, देखो प्लांट के अंदर जब क्या हो, बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो चुकी हो और ऑक्सीजन उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो चुकी हो, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन प्लांट के पास बहुत ज्यादा हो तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो ओवर प्रोडक्शन है या मैं कहूं ओवर कंसंट्रेशन है, ठीक है, किसकी, ऑक्सीजन की, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है देन इट विल स्टॉप द फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या कर देती है, रोक देती है, किसको, फोटोसिंथेसिस को। ठीक है भाई, आया समझ में। इस तरीके से ऑक्सीजन क्या करती है, हमारी फोटोसिंथेसिस को क्या अफेक्ट करती है। लास्ट जो फैक्टर है बेटा वो है बेटा हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या है बेटा, क्लोरोफिल पिगमेंट है। ठीक है भाई, क्या है भाई, क्लोरोफिल पिगमेंट जो हमारा है लास्ट फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस की रेट को डिफाइन करता है। तो ये कैसे अफेक्ट करता है, देखिए भाई, हम कहें जो क्लोरोफिल कंटेंट है, ठीक है, क्या बोला मैंने, जो क्लोरोफिल कंटेंट है या अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वो क्या होती है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर बेटा क्लोरोफिल की जो कंटेंट यानी अमाउंट अगर ज्यादा होगी लीफ के अंदर तो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट कम है लीफ के अंदर तो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है भाई, तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है डायरेक्टली क्या करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस की रेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर हम बात करें वेरीगेटेड लीव्स के अंदर, किसके अंदर हम बात करें, वेरीगेटेड लीव्स के अंदर। अब वेरीगेटेड लीव्स क्या होती हैं आप पूछोगे, ठीक है, तो वेरीगेटेड लीव्स वो लीव्स होती हैं जिसके अंदर ग्रीन कलर के अलावा भी दूसरे कलर प्रेजेंट हो। तो ऐसी लीफ जिसके अंदर ग्रीन के अलावा दूसरे कलर जैसे कि येलो प्रेजेंट हो साथ में, ठीक है, पिंक प्रेजेंट हो, पर्पल हो, दूसरे जो पिगमेंट्स हैं उनकी वजह से उनका वो कलर होता है। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक वेरीगेटेड लीफ है ना, तो इसका कुछ पार्ट तो क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा बेटा, कुछ पार्ट क्या रहेगा, ग्रीन। जैसे ये वाला पार्ट है, ये क्या है, इसका ग्रीन पार्ट है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया ग्रीन पार्ट। अब इस ग्रीन पार्ट के अलावा भी इस लीफ के अंदर अगर कोई दूसरा कलर अगर प्रेजेंट है, सपोज, ठीक है, जैसे यहां पे इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, येलो कलर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, येलो कलर प्रेजेंट है इस लीफ के अंदर। तो ये जो लीफ है बेटा, ये जो लीफ हमारी, ये क्या कहलाएगी, ये हमारी जो लीफ है ये क्या कहलाएगी बेटा, ये हमारी वेरीगेटेड लीफ कहलाएगी। कैसी लीफ कहलाएगी, वेरीगेटेड लीफ कहलाएगी। ठीक है, ग्रीन के अलावा येलो कलर भी है ना, इसलिए इस लीफ कैसी हो गई, वेरीगेटेड। अब इस वेरीगेटेड लीफ के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ कहां होगा, ग्रीन पार्ट के अंदर। यानी ये वाला जो हिस्सा है यहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। यहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके अलावा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। यानी येलो वाला जो पार्ट है बेटा वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं देखने को मिलेगा। ये जो येलो कलर का पार्ट है यहां पे नो फोटोसिंथेसिस, यानी इस पार्ट के अंदर कोई भी फोटोसिंथेसिस हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, आया समझ में यहां तक। ठीक है, अब सबसे लास्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है भाई।
ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या कोई आपसे पूछे कि सिग्निफिकेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फूड। ठीक है, तो देखिए भाई क्या होता है, जनरली आपने पढ़ा होगा, क्या प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, वो ही क्या है, कैपेबल है सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के अंदर। ठीक है, और वही कैपेबल है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कन्वर्ट करने के अंदर ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं किसकी हेल्प से? लाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से। तो ऐसा कौन कर पाते हैं? सिर्फ प्लांट्स कर पाते हैं। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं, है ना। और दूसरे जो हम बात करें सब्सटेंस है, उनकी फॉर्मेशन हो जाती है प्लांट्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट। अब भाई जो फूड बना है इसको खाने के लिए कौन आएंगे? हर्बीवोर्स आएंगे। हर्बीवोर्स को खाने कार्निवोर्स, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? लाइफ का बेस बना रहे हैं अर्थ के ऊपर। यानी सभी जो एनिमल्स हैं उनके लिए फूड प्रोवाइड कौन कर रहे हैं? प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी एनिमल्स के लिए फूड कहां से आया है? प्लांट्स के पास। तो ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। उन सभी को, यानी जितने भी हेटेरोट्रोप्स हैं, उन सभी को फूड कहां से मिलता है? ठीक है। सेकंड है बेटा, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन गैस। क्या प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है फोटोसिंथेसिस के दौरान, इसको सभी जो एनिमल्स हैं वो यूज करते हैं, और प्लांट्स भी यूज करते हैं। इवन एनिमल्स यूज इट फॉर रेस्पायरेशन। तो जो ऑक्सीजन है उसका रेस्पायरेशन के अंदर, ब्रीदिंग के अंदर, सभी जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। यानी विदाउट जो ऑक्सीजन हम सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है भाई। दूसरी बात, ऑक्सीजन कहां यूज होती है? कंबशन के अंदर, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन हमें मिल पा रही है, ये सब किसकी वजह से है? प्लांट्स की वजह से। तो कंबशन के लिए जो हम बात करें, ये ऑक्सीजन क्या करती है? उसको सपोर्ट करती है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है भाई। तीसरी बात हम बात करें, ठीक है, जो हमें क्या मिलता है इनसे? ठीक है, ये क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप कर पाते हैं, है ना। और आप इंपॉर्टेंस के अंदर हम बात करें तो आप बता सकते हो फॉसिल फ्यूल्स भी। क्या बोले मैंने? फॉसिल फ्यूल्स जो हमें मिले हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस की वजह से ही मिलते हैं। कैसे भाई? पुराने टाइम के अंदर आपने देखा होगा, हमने खोद के कोयला वगैरह निकाला है ना। तो कोयले को जब हम बर्न करते हैं तो उससे क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये कैसे आई है एनर्जी? देखो, पुराने टाइम के जो प्लांट्स थे जो बर्री हो गए थे, दब गए थे, फिर वो कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर, है ना। तो पुराने टाइम के जो प्लांट्स थे जो दब के कोयले बने हैं, तो वो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था? फोटोसिंथेसिस किया था। उन्होंने सनलाइट एनर्जी को ट्रैप किया था। उन्होंने उस एनर्जी को क्या कर दिया था? पास्ट के अंदर स्टोर कर लिया था। ठीक है, और वो कोयले की फॉर्म में अभी उनके अंदर प्रेजेंट है। सोलर एनर्जी जो ट्रैप कर रखी है किसके अंदर? कोल के अंदर। उसको जब हम कोयले को बर्न करते हैं तो उनसे वो एनर्जी रिलीज होती है। आ रही बात समझ में? तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके अंदर जो एनर्जी है वो भी अल्टीमेटली कहां से आई हुई है? फोटोसिंथेसिस से ही आई हुई है। जैसे कोल हुआ, आपका पेट्रोलियम हुआ, है ना। ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जब इनको हम बर्न करते हैं तो ये भी उनके अंदर जो एनर्जी है, जो स्टोर है, ये जो कैप्चर करके रखी हुई है, ये भी फोटोसिंथेसिस से आई हुई है बेटा। ठीक है। चौथी जो इंपॉर्टेंस आपको याद रखनी है, ये क्या करते हैं? नेचर के अंदर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है उसको कम करके रखते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, है ना। जिससे CO2 का जो लेवल है वो नेचर के अंदर क्या रहता है? मेंटेन रहता है।
तो मेंटेन CO2 लेवल, ठीक है, जो हमारा नेचर है उसके अंदर CO2 का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है ग्रीन प्लांट की वजह से ही। ठीक है भाई, आया समझ में सभी को? ठीक है भाई, तो ये था बेटा आज के हमारे लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, आज हमने बताया लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया भाई, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करते हैं, और सबसे लास्ट में हमने क्या किया, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आज जो हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जिस बच्चे को अगर हम बात करें कोई भी दिक्कत है तो वो क्या करना है, उसको सबसे पहले से वीडियो को देखने स्टार्ट करना है। पहले सबसे पहले फर्स्ट को, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे उनको क्या करना है, उनको देखते हुए आना है। ठीक है, ऐसा नहीं है बीच में से देखना है तो वो समझ में नहीं आएगा आपको। तो आपको शुरू से सारी सीरीज के अंदर वीडियोस को क्या करना है, देखना है, तभी ये जो फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है ये आपको समझ में आएगा। और फोटोसिंथेसिस बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। ठीक है भाई, तो आपका वो मार्क्स ना कटे, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने से मतलब ना आए, उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये सभी वीडियोस हैं वो देखनी होंगी भाई। ठीक है भाई, तो पढ़ते रहिए मन लगा के, ठीक है, और मेहनत करते रहिए।